नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे थे, बिहार स्टेट से संबंधित वीडियो डाला जा रहा था, तो उसी का एक और वीडियो है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी प्रीवियस क्वेश्चन जो स्टेट में पूछा गया है उसी को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसमें कितना आपका सही होता है 100 प्रश्न में कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी बेहतरीन चल रही है। तो आप लोग धैर्य बनाकर लगभग 1 घंटा तक साथ रहना होगा, क्योंकि 100 प्रश्न है तो 1 घंटा लमसम लग ही जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन सा प्रश्न को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट 2024 यानी पेपर 2 पीजीटी का जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था उसी का प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। यानी जो 2024 में जो पेपर 2 का एग्ज़ाम हुआ था, पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, 11 12 का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट शिफ्ट में जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था वही प्रश्नों को देखेंगे। यानी प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट 2024 पेपर 2 पीजीटी हिंदी। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही अगर बीपीएससी 4.0 में बैठने वाले हैं या किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, चाहे फिर ईएमआरएस केवीएस आदि जैसे हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम को देने वाले हैं, सभी के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी के जो सिलेबस के अनुसार है उसी के अनुसार जो प्रश्न पूछा गया था वही 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। समय लगेगा लेकिन आपका तैयारी बेहतरीन होता जाएगा। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़िए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन तो इस पे कायम है। और इसी तरह जो है 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट का अपलोड किया गया है, साथ ही प्रैक्टिस सेट 2-3 किया गया है। और आज जो है फर्स्ट शिफ्ट 2024 का होगा, यानी पेपर 2 का। पेपर 1 का एक दिन पहले डाला जा चुका है। अगर नहीं देखें, पेपर 1 से संबंधित तैयारी है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट का वही डाला जाएगा, यानी 1-2 दिन में पेपर फर्स्ट का पेपर 2 दोनों का जो है सेकेंड शिफ्ट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला जाएगा। तो देखिए 2024 में कैसे प्रश्नों को पूछा है, ताकि आपका तैयारी और बेहतरीन हो सके। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जब देखा जाता है तो उससे तैयारी बेहतरीन होती है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर बिहार स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं और नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं हिंदी का, तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ देते हैं तो आपका रिजल्ट 100% होने की गारंटी है। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, अपने तैयारी को बेहतर करें। और जो लेक्चर हो रहा है सिलेबस का वो 10 हो चुका है, तो आप लोग उसको नहीं देखें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग लगभग 10 से 12 दिनों में, 15 दिन में आपका जो है 10 तारीख तक क्लास चलेगा पेपर 2 का, साथ साथ पेपर 1 का भी होता जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, तैयारी को बेहतर करें। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार स्टेट 2025 यानी 2025 का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पेपर 2 पीजीटी यानी पेपर 2 का ये तैयारी है, पेपर 2 का पीजीटी का। और आज जो पीवाईक्यू देख रहे हैं 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पीजीटी में एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, वही प्रश्नों को देख रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। समय से सभी लोग जुड़ जाइए और एक एक प्रश्नों को देखते चलिए, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए प्रश्न यहाँ पूछा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किनका है। यानी ये जो कथन है
वो किनका कथन है। देखिए डायरेक्ट कथन पूछा है, तो कथन भी एग्जाम में पूछा जाता है स्टेट में, तो आप उसको भी ध्यान से स्टडी कीजिएगा। तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यानी विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही जो है अपनी कथन में ये बात को कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कथन ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। और ए स्टेट में जितने क्लास करवाए गए हैं, अगर आप उसको अच्छे से कर देते हैं टॉपिक वाइज, तो हमें नहीं लगता कि आपका जो है कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो नहीं बनेगा। 2 4 5 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी बनने लायक रहता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न सामने है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण कार्य के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है, यानी किस साहित्य का विवेचन किया है। देखिए यहाँ जो भी आंसर हम बताएंगे, जो BSEB यानी बोर्ड जो माना है आंसर, वही आंसर को बताएंगे, क्योंकि चैलेंज करने के बाद का ये आंसर है। तो यहाँ आप लोग देखिएगा कि कौन सा सही होगा। तो देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो आदिकाल को संधि और चारण काल कहते हैं, उसमें डिंगर साहित्य यानी डिंगर साहित्य को स्थान दिया है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। अगर सिद्ध और नाथ दोनों, सिद्ध नाथ जैन का जो डिंगर रचना है उसी को स्थान देते हैं। डिंगर साहित्य में राजस्थानी जो है मिला हुआ होता है, तो ये जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है तीसरा। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का दोहरा नामकरण किस इतिहासकार ने किया है, यानी इतिहास के जो कालखंड है उसका एक नाम नहीं 2 नाम देने वाले सर्वप्रथम ऐसा करने वाले कौन हैं। तो देखिए ऐसा करने वालों में रामचंद्र शुक्ल का नाम आएगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा किया है। जैसे पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, तो एक कालखंड को 2 नाम दिया है। तो विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जब कालखंड नामकरण और काल विभाजन को पढ़े होंगे तो वहाँ हम कोष्ठ में लिखे हुए हैं, तो वहाँ से आपको समझना चाहिए। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आदिकाल को चारणकार किसने कहा है। तो देखिए आदिकाल को जो चारणकार कहा है वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। देखिए इस एग्ज़ाम के हम प्रश्नों को जब देखा तो लगभग 15 से 17 प्रश्न ऐसे थे जो हूबहू 2023 का प्रश्न को समावेशन किया गया है। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि अगर हम 2023 का फर्स्ट सेकंड हो गया, 2024 का फर्स्ट सेकंड यानी 4 सेट हो जाएगा। अगर चारों आप अच्छा से देख लेते हैं PYQ को, तो हमें लगता है कि आपका 15 से 16 प्रश्न हूबहू यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक एक प्रश्न देखना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। आदिकाल को संधिकाल किसने अभिहित किया है, यानी आदिकाल को संधिकाल कहकर किसने अभिहित किया है आपको बताना है। तो संधिकाल कहने वाले रामकुमार वर्मा है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है रीतिकाल का श्रृंगार काल किसने कहा, यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले कौन हैं। तो ये देखिए पिछले बार भी पूछा हुआ प्रश्न था, इस बार भी पूछा हुआ है। तो ये जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहा गया नाम है, दिया गया नाम है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हिंदी साहित्य का इनमें से कौन सा नामकरण रीतिकाल के लिए सही नहीं है। अब देखिए यहाँ नहीं पूछा है, यानी कौन सा नाम रीतिकाल के लिए सही नहीं है। तो देखिए रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, अलंकृत काल कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, लेकिन पूर्व मध्यकाल नहीं कहा जाता। ये भक्ति काल का दिया हुआ नाम है। तो इस प्रकार आप देखिएगा
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है और पूर्व मध्यकाल ही रीतिकार का सही नाम नहीं है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूट, बिसरे गयो हरि नाम। ये प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है कुंभन दास के द्वारा कहा गया ये पंक्ति है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अब देखिए कुंभन दास जो थे अष्टछाप के कृष्ण भक्त धारा के कवि थे, अष्टछाप में भी थे। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अब देखिए ये भी प्रश्न पिछले साल पूछा हुआ था। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहने वाले थे वो जो है चंद्रधर शर्मा गुरेरी जी हैं। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी है जो बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है और स्टेट पीजीटी के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आगे आपके सामने है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो पुस्तक है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा और ये 1938 में लिखा गया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। आदिकाल को सिद्ध सामंतकार किसने कहा है? यानी आदिकाल को सिद्ध सामंतकार किसने कहा है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सिद्ध सामंतकार आदिकाल को कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन, यानी विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्रश्न को पूछा गया है, कुछ कुछ प्रश्न को दोहराया गया है। तो आपको एक एक प्रश्न देखना अनिवार्य है और शायद ही 2024 का कहीं भी कोई चैनल पे बताया गया होगा। और यहाँ जो है बिल्कुल आपको फ्री में बताया जा रहा है, सारे चीज़ फ्री में उपलब्ध है यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं और एक एक चीज़ों को देख करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ जो है फर्स्ट शिफ्ट का बताया जा रहा है, पेपर 1 का बताया जा चुका है, पेपर 2 का है और आगे जो है पेपर 1 का और 2 का दोनों का सेकेंड शिफ्ट का भी प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखिए पूछा है रामचरितमानस में कितने खंड हैं? खंड मतलब कितने कांड हैं। ये देखिए शब्दों में आपको उलझा देगा। खंड पूछा है, कांड नहीं पूछ करके खंड पूछा है। तो खंड और कांड दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो 7 खंडों में विभाजित है, विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके रचनाकार तुलसीदास हैं, जिसके आगे गोस्वामी रखता है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जो रचना है राम भक्ति से संबंधित है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने हैं। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कबीर भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? तो कबीरदास जो है भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि हैं, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पिछले साल भी पूछा गया था, तो डायरेक्ट वहाँ से उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। आदिकालीन श्रेयांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया? तो ये जो माना गया है वो राउरवेद की रचना है, राउरवेद है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, जिसके रचनाकार स्वयंभू हैं। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अब देखिए संदेश रास्तक जो है अब्दुल रहमान का है। यहाँ देखिए कीर्तिदत्ता विद्यापति का है, पृथ्वीराज जासू जो है चंद्रवरदाई का है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न बीपीएससी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा प्रश्न पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किस युग के कवि हैं? तो आप जब क्लास हो रहा था छायावाद, भरतेंदु युग, द्विवेदी युग, सभी को अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। हिम किरीटनी और हिम तरंगनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है?
तो हिम किरीटनी और हिम तिरंगनी दोनों जो रचना है माखन राज चतुर्वेदी जी का है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जो सभी के जुआ पे होता है, पुष्प की अभिलाषा, जिसके पंक्ति हैं चाह नहीं मैं सुरबारा के गहनों में गुथा जाऊं, तो इन्हीं की कविता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की भी एक वीरात्मक कविता बहुत प्रसिद्ध है, झांसी की रानी कविता है, जो इन्हीं का है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पत्तर में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतर में। किस काव्य संग्रह की ये पंक्तियां हैं? देखिए डायरेक्ट पूछा गया है। तो ये जो पंक्ति है यानी ये कामायनी की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए कामायनी के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो है 15 सर्ग है, जो चिंता सर्ग से शुरू होकर के आनंद तक पहुंचता है। झरना आंसू रहर, ये तीनों रचनाएं भी जयशंकर प्रसाद जी की है, यानी चारों रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की कृति है और प्रसाद जो हैं छायावाद के कवि हैं। तो विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कामायनी, जिसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? अगर आप छायावाद पढ़े होंगे तो फर्स्ट ही जो पंक्ति था छायावाद के बाद, वहाँ जो है ये कथन डायरेक्ट जो था आपको बताया गया है। छायावाद में नहीं है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है छायावाद के संबंध में। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट देखिए पूछा हुआ है। तो आप जितने भी मेरे जो है वीडियो बताए गए हैं स्टेट पेपर 2 के लिए, आप उसको अच्छे से 2-3 बार देख लेते हैं तो आपका 60-65 नंबर बहुत आराम से उठ जाएंगे। तो विकल्प डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे है, तार सप्तक का संपादन किस कवि ने किया है? तो देखिए तार सप्तक का जो संपादन किया है वो अज्ञेय के द्वारा किया गया है, यानी विकल्प ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। और तार सप्तक को पहला सप्तक कहा जाता है, जिसका प्रकाश 1943 ईस्वी में हुआ था। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असाध्य वीणा कविता के रचयिता कौन है? तो देखिए असाध्य वीणा जो कविता है बहुत प्रसिद्ध कविता है हिंदी में, और ये एग्जाम में देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अज्ञेय जो है इस कविता के रचनाकार हैं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए अज्ञेय का नाम आया, तो अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1978 में, कितनी नावों में कितनी बार के लिए। तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूरा नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जो पत्रिका का संपादन उन्होंने किया है वो सरस्वती पत्रिका है, जिसका संपादन 1903 से 1920 ईस्वी तक किए हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। और द्विवेदी युग जो है इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए अशोक के फूल जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। विकल्प ए सी जो है सही हो जाएगा। इसी तरह इनका और निबंध है शिरीष के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये जो है इनकी प्रसिद्ध निबंधों में से शामिल है। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आगे है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अब देखिए ये हूबहू प्रश्न को दोहराया गया है। तो ये जो पात्र है ये चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। इसके रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं, जिसकी रचना जो है उन्होंने किया है 44 दृश्य है इसमें। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न है, इनमें प्रवासी कहानीकार हैं। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया है पिछले बार, अब वहाँ से डायरेक्ट जो है आपको उठा करके पुनः जो है आपको दे दिया है। तो इसमें जो प्रवासी साहित्यकार हैं यानी भारत के तो हैं, जन्म हुआ भारत में, लेकिन विदेश में रह करके कहानी लिख रहे हैं। तो प्रेमचंद तो यहाँ इंडिया में ही रहते थे, रविंद्र कालिया भी, जैनेन्द्र कुमार भी, लेकिन तेजेंद्र शर्मा जो है प्रवासी कहानीकार हैं। विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, झबरा किस कहानी का पात्र है। अब देखिए झबरा जो है एक कुत्ता का नाम है, और ये जो है पूस की रात कहानी जब हर को पढ़िएगा, पूस की रात कहानी जो मुंशी प्रेमचंद का कहानी है, तो उसमें झबरा कुत्ता का चर्चा किया जाएगा। तो ये पूस की रात कहानी का पात्र है और इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। ईदगाह, दो बैलों की कथा और कफन तीनों मुंशी प्रेमचंद का ही कहानी है, और मुंशी प्रेमचंद जो है बहुत अच्छे कहानीकार हैं, जिसे कथा सम्राट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है, तो कितनी है। तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। और ये सभी जो कहानी है मानसरोवर नाम से जो निकला है उसी में संकलित किया गया। मानसरोवर के 8 भाग हैं और 8 भाग में 300 कहानी जो है समाहित किया गया है, यानी 300 कहानियों को समाहित करने के लिए मानसरोवर के 8 भाग को निकालना पड़ा, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा मरी बस्ती के बच्चों की अध्यापिका के रूप में चित्रित है। तो ये किस में चित्रित की गई है। तो ये आप देखिएगा, तो इनका एक रचना है घीसा, घीसा में जो है ऐसा चित्रित किया हुआ है, तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निराला की साहित्य संरचना जो 3 खंड में है वो जीवनी साहित्य के लेखक हैं, तो वो जो जीवनी है उसके रचनाकार कौन हैं। तो देखिए ये जो निराला की साहित्य साधना है, ये जो जीवनी है इसके रचनाकार रामविलास शर्मा जी हैं, तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न भी देखने को आपको मिलेंगे, तो आपको एक एक प्रश्न को देखना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। अभी हम लोग लगभग 29 प्रश्न के पास पहुँचे हैं, तो अभी आज लगभग 35 मिनट आपको साथ रहना होगा, क्योंकि एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब देखिए पूछा जा रहा है, संस्मरण ग्रंथ तुम्हारा परसाई के लेखक कौन हैं। तो ये जो संस्मरण ग्रंथ है तुम्हारा परसाई, इसके रचनाकार कौन है। तो ये जो है कांति कुमार जैन की रचना है, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। ये कांति कुमार जैन की रचना है जो एग्जाम में पूछा गया है, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है, याद हो कि ना याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है पिछले बार पूछा गया था और हूबहू ये उठा करके पुनः दे दिया गया है। तो याद हो कि ना याद हो बहुचर्चित जो संस्मरणात्मक कृति है उसके रचनाकार काशीनाथ सिंह हैं, यानी विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही होगा। आगे बढ़िए, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने है, मुक्तिबोध की जीवनी के कृतिकार हैं। तो मुक्तिबोध का जो जीवनी है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो विष्णु चंद्र शर्मा के द्वारा मुक्तिबोध की जो है जीवनी लिखा गया है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं, यानी जो उनके समकालीन साहित्यकार थे उनका संस्मरण जो चित्रण किया है वो किस में किया है आपको बताना है। प्रश्न यही आपसे पूछा जा रहा है। तो उनकी जो रचना है यानी पथ के साथी, उसमें जो है जो समकालीन साहित्यकार थे उसके जो संस्मरण था समाहित किए हैं, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। मेरा परिवार में जो चित्रित करते हैं, यानी उनके जो परिवार थे जैसे गौरा गाय था, गिरु हिरन था, सोना गिरु गिरहरी था, सोना हिरन था, ये सभी को जो है इसमें चित्रित करते हैं, तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर की संस्मरण कृति है। ये देखिए हूबहू दोबारा प्रश्न पूछा गया है, 2023 में भी था और यहाँ पूछ दिया गया है। तो इनकी जो संस्मरण कृति है वो क्या है आपको बताना है। तो शेष निशेष जो इनकी रचना है वही है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। तो इनका जो कहानी है कानों में कंगना कहानी है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए कहानी का प्लॉट जो है शिवपूजन सहाय जी का है, राजपान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु का है, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती का है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया है। तो देखिए जब आप कहानी का प्लॉट पढ़िएगा तो उसमें एक देखिए तुर्क घोड़ी रखते हैं दरोगा जी, जिसको बेच करके जो है मुंशी जी उनका जो है श्राद्ध कर्म करते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो उनकी एक घोड़ी रहती है तुर्की घोड़ी, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ता जाए, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से दहेज प्रथा पर आधारित कहानी है। तो दहेज प्रथा पर आधारित जो कहानी है वो कौन सी कहानी है। तो देखिए दहेज प्रथा पर जो कहानी है, कहानी का प्लॉट है जो शिवपूजन सहाय की रचना है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। अब देखिए पूस की रात जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद का है, पंचराइट फणीश्वरनाथ रेणु का है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग ए स्टेट 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के पीजीटी के प्रश्न को देख रहे हैं और इसके 100 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इसी तरह सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है, पूस की रात कहानी के कुत्ते का नाम क्या था, यानी पूस की रात जो कहानी है उसमें कुत्ता का नाम क्या है। तो देखिए कुत्ता का नाम है जिसका ऊपर चर्चा किया है, तो कुत्ता का नाम क्या रहता है, तो झबरा रहता है। झबरा जो है कुत्ता का नाम है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। लेकिन विभाग इसको जो है जबरा कर दिया है जो कि गलत है। तो झबरा जो है कुत्ता का नाम रहता है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो देखिए पूस की रात जो कहानी है उसका प्रमुख जो पात्र है विकल्प डी हो जाएगा, हरकू और मुन्नी जो है इसका प्रमुख पात्र रहता है, जिसमें एक कुत्ता भी पात्र आता है, तो झबरा नाम रहता है। तो ये मुख्यतः 3 पात्र जो है पूस की रात कहानी में आया है और ये मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है, तो विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न आपके सामने है, प्रेमचंद के बचपन का नाम था। तो प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो प्रेमचंद के जो बचपन का नाम था वो क्या था, धनपत राय इनका बचपन का नाम था और इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को होता है, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। किसने कहा कि जो वह सो गई और नींद में खर्राटे देने लगी, तो देखिए चीफ की दावत कहानी पढ़िएगा तो ये बात का चर्चा किया जाएगा। तो ये जो कहने वाली है सामनाथ की पत्नी कहती है ये अपनी सास के बारे में, यानी सामनाथ के माँ के बारे में ऐसा बोल रही है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गोदान उपन्यास का मुख्य विषय है, यानी गोदान जो उपन्यास है उसका मुख्य विषय क्या है। तो देखिए गोदान उपन्यास का जो मुख्य विषय है वो किसानों की त्रासदी का चित्रण किया गया है, यानी विकल्प बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए गोदान जो है 1936 में प्रकाशित हुआ है और इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए कुछ कह रहा है गोदान उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। तो गोदान का जो प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी विकल्प बी जो सी जो है सही हो जाएगा 1936 ईस्वी में। जिसका जो प्रमुख पात्र है आप देखिएगा धनिया है, होरी है, ये सब प्रमुख पात्र में आते हैं, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कहा जा रहा है कहाँ है इस गांव में मजूरी और कौन मुंह देकर मजूरी करोगे।
कहती नहीं कहराते, कहती नहीं यहाँ महतो है, महतो नहीं कहराते। अब देखिए ये जो पूछा गया है तो ये किसने कहा है, यानी किसका कथन है ये। तो ये जो कथन है ये धनिया का कथन है। ये जो है होरी को कहता है कि कहाँ है गांव में मजदूरी, और कौन मुहूर्त रखकर मजदूरी करोगे, महतो नहीं कहराते तब ना। तो ये जो है धनिया का कथन है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों में कौन जो है मेरमारिक है। अब देखिए यहाँ जो गोदान के पात्र दिए गए हैं और कौन जो है मेरमारिक रहता है। तो देखिए मिस्टर खन्ना जो है मेरमारिक रहता है, विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओंकार नाथ जो है पत्रिका के संपादक रहते हैं, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए हूबहू ये जो पिछले बार था उसी को दोहराया गया है। इसमें फूल भी है, सूर भी, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, कुरुकता भी है, किसी से मैं अपनी दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये पंक्तियाँ उपन्यास से उद्धृत है, यानी कौन उपन्यास से दी गई है ये पंक्ति आपको बताना है। तो देखिए ये जो पंक्ति आया है ये मेरा आंचल उपन्यास से दिया गया है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। जो मुंशी फणीश्वर नाथ रेणु की ये रचना है और बाकी ऊपर के जो 3 रचनाएं हैं वो मुंशी प्रेमचंद का है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछा जा रहा है मेरा आंचल का प्रकाशन कब हुआ था। तो मेरा आंचल जो उपन्यास था उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका प्रकाशन 1954 को हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना है जिसका केंद्र बिंदु मेरीगंज गांव है, जो पूर्णिया जिले के एक गांव है और जो बिहार में स्थित है, तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। ये आंचलिक उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त जो नाटक है उसमें कितने अंक हैं ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो जब टॉपिक पढ़िएगा चंद्रगुप्त या पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है, यानी 4 अंकों में विभक्त है और 44 दृश्य है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 44 दृश्य है इसमें, ये भी हो सकता है पूछ दे। और ये जो रचना है जयशंकर प्रसाद की है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है। ये हूबहू प्रश्न को दोहराया गया है। तो चंद्रगुप्त का जो नाटक है वो कौन है। तो चंद्रगुप्त जो है इसका नाटक का नायक है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे है चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कन्हैया किसकी पुत्री है। ये प्रश्न हूबहू दोहराया गया है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रश्न को हूबहू दोहराया गया है, यानी 2023 के प्रश्न को हूबहू प्रस्तुत कर दिया गया है। अब देखिए ये जो पुत्री होती है तो किसकी पुत्री होती है कन्हैया। तो कन्हैया की जो चर्चा है सेल्यूकस की पुत्री के रूप में किया गया है नाटक में, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है भारतीय कृतघ्न नहीं होते, यह किसका कथन है। तो भारतीय कृतघ्न नहीं होते ये जो कथन है चंद्रगुप्त का कथन है, चंद्रगुप्त नाटक से ये दिया गया है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे। अब देखिए ये 2023 में प्रश्न पूछा गया था और हूबहू यहाँ पूछ दिया गया है। तो इसके जो निर्देशक थे वे कौन थे। तो मनी कौर जी इसके निर्देशक थे, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन देखना कितना अनिवार्य है, क्योंकि हूबहू लगभग 15 से 17 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए कहा जा रहा है मोहन राकेश ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो मोहन राकेश ने जो पत्रिका का संपादन किया है वो सारिका पत्रिका है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। जब आषाढ़ का एक दिन पढ़िएगा तो हाँ मोहन राकेश के बारे में जब चर्चा किया जाएगा तो ये भी चर्चा वहाँ मिलेगा, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये किसका है। तो ये कालिदास का कथन होता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक से ये दिया गया है और इसका जो नायक है कालिदास है, नायिका मल्लिका है और इसके रचनाकार मोहन राकेश हैं और आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन 1958 ईस्वी में होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। लेखक के अनुसार मानव शरीर में सबसे निचला स्थान किसका है।
तो लेखक के अनुसार मानव शरीर में जो सबसे निचला स्थान है वो किसका है, तो पेट का होता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है। तो ये देखिए हूबहू प्रश्न आपसे पूछा गया था 2023 में और उसी को यहाँ दोहरा दिया गया है। तो ये प्रश्न जो है गुलाबों की दुनिया को कहा गया है, यानी जो गुलाब होता है वो रंगों की दुनिया और सुगंधों की दुनिया कहा गया है इसे, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आज गेहूँ और गुलाब में जो है ऐसा चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आचरण की सभ्यता के दर्शन से क्या नहीं होता। तो आचरण की सभ्यता के दर्शन से क्या नहीं होता ये पूछा गया है। देखिए राग अपना स्वर बदल देता है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बदल देता है, तो ये ऐसा नहीं कहा गया है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है, ये तो सही है। कला साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्ति होती है, ये भी सही है। चित्रकला का मौन राग अरापने लग जाता है, ये सही है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, ये नहीं होता है, अपना राग अपना स्वर बदल देता है, ऐसा नहीं है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए पूछा जा रहा है, आचरण की सभ्यता के देश को निराला कहा गया है, क्यों निराला कहा गया है ये आपको बताना है। तो ये निबंध को आप पढ़िएगा तो इसमें देखिए चर्चा किया गया है, उसमें ये इसका जो है उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, बिल्कुल सही है। ना उसमें विद्रोह है, ना जंग की नामो निशान, दोनों सही है। तो देखिए सी में उसी का चर्चा किया गया है, दोनों लिखा गया, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। निबंध में ऐसा चर्चा किया गया है, तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे कहा जा रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के आधार पर बताइए कि कालिदास ने क्या कहा था। तो देखिए कालिदास नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके आधार पे अगर आप देखिएगा तो कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो विकल्प बी जो है चर्चा किया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद का निबंध है उसमें, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति क्या है। तो देखिए ये पिछले बार के जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। निबंध आप श्रद्धा और प्रेम जो निबंध पढ़िएगा, श्रद्धा और भक्ति उसमें दिया गया है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है, दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग देता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। यह कथन किस पाठ से संबद्ध है। तो ये जो कथन है किस पाठ से दिया गया है आपको बताने हैं। तो ये जो है श्रद्धा और भक्ति जो पाठ है रामचंद्र शुक्ल का निबंध है उसी से ये जो है दिया गया है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। और ये पिछले साल प्रश्न पूछा गया था, वहीं से ये प्रश्न को उठाया गया है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, इसमें कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है। तो देखिए रहस्यवादी भावना तो है, हिंदी साहित्य संस्कृति का चित्रण है, ये भी है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, ये भी है, ब्रज भाषा ये नहीं है, इसमें अवधी भाषा है, तो ये विकल्प डी जो है गलत हो जाएगा और नहीं पूछा है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, छार कान्हा मोर आचर रे भारत नवसारी, यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो देखिए ये जो पंक्ति है विद्यापति की पंक्ति है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं, तो ऊपर चर्चा किया गया है। छायावाद के जो है 4 स्तंभों में प्रमुख हैं, 4 स्तंभ में जो है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा है। छायावाद का जो समय है 1918 से 1936 तक चलती है, तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, प्राण हरण करते त्राण की रेखांकित शब्द की अर्थ बताइए, यानी त्राण मतलब क्या है ये आपको बताना है। और ये प्रश्न पिछले बार पूछा गया था लेकिन शब्द में जो है उलझाया गया था।
तो यहाँ जो पूछा गया है तो त्राण का मतलब क्या है आपको बताना है। तो त्राण मतलब होता है रक्षा करने वाला, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन गमन के समय श्री राम ने किस नदी को पार करने में केवट की सहायता ली थी, यानी कौन सी नदी पार करने के लिए केवट जो है उसका सहायता किया था, श्री राम जी को सहायता किए थे। तो ये देखिए गंगा नदी को पार करने के लिए सहायता किया गया था, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है 8 कमर दर चरखा डोरे 5 तप गुनतिनी चररिया। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर किस 3 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए 8 कमरदर जो है और 5 जो तत्व है, यानी 5 तत्व से जो शरीर मिलके बना हुआ है, और क्या है 3 गुण। तो वो 3 गुण कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए आप गुणों का बात करेंगे तो सतगुण, रजगुण और तमगुण, ये 3 गुणों का चर्चा वो कर रहे हैं, विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है सूरदास की गोपियों की विशेषता नहीं है। ये पिछले साल प्रश्न 2023 में पूछा गया था और वही प्रश्न को जो है दोहरा दिया गया है। तो देखिए सूरदास की जो गोपियां हैं वो तर्कशील है, कृष्ण के भक्ति प्रेम में पागल है, सगुणोपासक है लेकिन निर्गुणोपासक नहीं है, यानी विकल्प डी जो है सही है और नहीं पूछा है, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। तो देखिए श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है। ये देखिए हूबहू प्रश्न को दोहराया गया है। तो ये जो मानने वाले हैं वो कौन हैं। तो ये जो मानने वाले हैं भट्टनायक जी हैं, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो नोट्स है भारतीय काव्य शास्त्र में चर्चा किए हैं, ऊपर जो प्रश्न है, जहाँ किसी वस्तु का योग सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो अति युक्ति अलंकार होता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है। देखिए ये हूबहू जो है प्रश्न को पूछा गया है, पिछले भी प्रश्न पूछा गया था, वहीं से ये प्रश्न दोबारा पूछा गया है। तो देखिए आचार्य शंकु का है चित्र तुरंग ज्ञान, ये विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो देखिए सात्विक अनुभाव जो है उसकी संख्या कितनी है। रस वाले टॉपिक अगर पढ़े होंगे तो वहाँ आपको पता चला होगा कि इसकी जो संख्या है 8 प्रकार के होता है, यानी विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, रस का व्यंजना व्यापार किसने कहा है। रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा है। तो देखिए रस को व्यंजना व्यापार कहने वाले हैं वे कौन हैं आपको बताना है। तो ऐसा कहने वाले हैं यानी अभिनव गुप्त कहते हैं, विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और प्रीवियस प्रश्नों को देखना जरूरी होता है ताकि आप समझ सके कि प्रश्न कैसे पूछता है। अब देखिए 74वां प्रश्न है, कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी कहत रखन सन राम हृदय गुनी मनहु मदन दुदुम्भी दिनहि मनसा विश्व विजय कहाँ किन्हीं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो यहाँ कौन सा छंद है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ जो छंद आया है वो चौपाई छंद में लिखा गया है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, चौपाई छंद। और रामचरितमानस से ये दिया गया है तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं। संयुक्त सर्वनाम की अवधारणा किस व्याकरण के द्वारा दिया गया है, यानी कौन से वो व्याकरणाचार्य थे जिसके द्वारा संयुक्त सर्वनाम की अवधारणा को लाया गया है। तो देखिए आप सर्वनाम पढ़िएगा तो नीचे में हम नोट्स में आपको लिखे हैं कि डॉक्टर डिमसित ने जो है एक संयुक्त सर्वनाम की अवधारणा दिया है, तो विकल्प सी जो है
सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न कहाँ से उठाता है, तो जितने भी आपके लिए जो ज़रूरी है उसको मैंने नोट्स में समाहित करने का, आपको बताने का प्रयास किया है ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके और आपका जो तैयारी है बेसिक लेवल से यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है। तो आपको कहीं सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी जंक्शन से जुड़िए, अपनी तैयारी को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अब देखिए कहा जा रहा है उपसर्ग शब्द का वैकल्पिक नाम क्या है। तो देखिए उपसर्ग जो है शब्दों के पूर्व रखता है, तो इसे पूर्व प्रत्यय भी कहा जाता है। प्रत्यय अंतिम में रखता है और पहले जब रख जाता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है, जिसे पूर्व प्रत्यय भी कहा जाता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है अधिकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यानी अधिकार जो शब्द आया है उसमें कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो अधि जोड़ कार अधिकार, यानी अधि उपसर्ग से मिल करके, सॉरी यहाँ पे उपसर्ग के जगह प्रत्यय के जगह जो है उपसर्ग होना चाहिए। कौन सा उपसर्ग से बना है ये होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अधिकार शब्द में जो उपसर्ग है ये बताना है। तो इसमें जो है अधि उपसर्ग से ये जो है मिलकर के बना हुआ है, विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यानी पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पंडित, पंडित जो आई यानी पंडिताई, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए आप अगर इसको नहीं जानिएगा तो आप ताई या ई प्रत्यय लगा दीजिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यानी पंडित में आई प्रत्यय जुट जाता है तो पंडिताई हो जाता है, यानी विकल्प डी जो है आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस समास में समस्त पद अथवा समाहार प्रधान रहता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है, आपको बताना है क्या कहा जाता है। तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है, यानी विकल्प डी जो सी जो है सही हो जाएगा। तो समास वाले टॉपिक से ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ टाइपिंग करने में थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ वर्ड जो है कन्वर्ट होने में छूट गया है, तो उसको आप अन्यथा में नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसमें चेंज करके आपको जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। निम्नलिखित में से कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए कर्म तत्पुरुष यानी कर्ता ने, तो कर्ता ने तत्पुरुष में नहीं आता है। अब देखिए कर्म, कर्ता ने कर्म को, अब आप जो है ये जो सामासिक पद है उसको विग्रह कीजिए। तो देखिए को जो कारक चिन्ह है किस में है, तो अगर आप कीजिएगा तो देशभक्ति, यानी देश को भक्ति करने वाला देशभक्ति कहा जाता है। तो इसको आप अगर देखिएगा तो एक एक चीज़ को देखने पर, यानी स्वर्ग प्राप्त करने वाले, यानी स्वर्ग को, देशभक्ति यानी देश का भक्ति करने वाला, तो इससे संबंध हो गया। अब देखिए स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर से दिया हुआ, तो ये तो गलत, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। स्वर्ग को प्राप्त करने वाला स्वर्ग प्राप्त कहलाता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे। तो देखिए कवि वचन सुधा जो पत्रिका निकलती थी उसके संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कानपुर से छपने वाली किस पत्रिका को आज़ादी की लड़ाई का मुख्य पत्र कहा जाता था। तो आज़ादी की लड़ाई का मुख्य पत्र जो कहा जाता था वो कौन था, तो प्रताप पत्र था, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आचार्य श्री पूजन सहाय और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस पत्र से जुड़े थे। तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मतवारा पत्रिका से जुड़े थे और शिवचंद सहाय बाद में उससे जुड़े थे, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, जो कलकत्ता से निकलता था। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए है खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, किसने कहा है। यानी ये जो कथन है वो किसका दिया हुआ है, ये 2023 के प्रश्न में था और हूबहू इसको जो है यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया है। तो ये किसका कहा है, तो ये जो कथन है ये अकबर इलाहाबादी का कथन है,
यानी विकल्प जो बी है आपका सही आंसर हो जाएगा, अकबर इलाहाबादी का है। तो देखिए बहुत सारे प्रश्न हूबहू आपको 2023 वाला जो है 2024 में समाहित किया गया है। जैसा कि हम लोग 2024 के फर्स्ट शिफ्ट पीजीटी प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो इसमें प्रश्न आपको देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए प्रश्न है, कहानी विधा को समर्पित सारिका पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऊपर में देखिए सारिका पत्रिका के संपादक मोहन राकेश थे, लेकिन यहाँ मोहन राकेश का नाम नहीं है। तो यहाँ जो है मोहन राकेश के बाद जो है कमलेश्वर भी इस पत्रिका के संपादन करते हैं। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, कमलेश्वर। आगे बढ़ते हैं। आगे है रमनिका गुप्ता संपादक थी, यानी रमनिका गुप्ता जो है किस पत्रिका के संपादक थी आपको बताना है। तो देखिए रमनिका गुप्ता जो है युद्धरत आदमी पत्रिका जो था उसका संपादक थे, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन 1999 ईस्वी में लखनऊ से किसने किया है? तो देखिए तद्भव पत्रिका से जो लखनऊ में से प्रकाशन किया है उसका प्रकाशन करने वाले अखिलेश हैं, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाए। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। अब देखिए ये 2023 में भी पूछा गया था और उसी को उठाकर डायरेक्ट यहाँ दे दिया गया है। तो देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है, यानी सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अज्ञेय को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऊपर चर्चा किए गए थे। कितनी नावों में कितनी बार के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? 1978 ईस्वी में दिया गया था। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ये 2023 का भी प्रश्न है जो हूबहू यहाँ पूछा गया है। तो देखिए उनकी रचना है चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए जो है उन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और हिंदी के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, उदय प्रकाश को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उदय प्रकाश को उनकी रचना है एक मोहनदास, उसके लिए जो है ये दिया गया है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 2022 का भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसको दिया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए 2022 का जो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया गया है वो सौम्य मालवीय जी को दिया गया है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो पुरस्कार या पत्रिका को देखने से ये प्रश्न को सोल्व किया जा सकता है। और अगर देखे होंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये सब प्रश्न आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है अज्ञेय की किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो किस पुस्तक के लिए भी दिया गया है? तो उनकी एक रचना है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार जो रचना है अज्ञेय की, उसी के लिए दिया गया है। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम जो निर्मित हुआ वो कब हुआ है? तो 1976 ईस्वी में निर्मित हुआ है, यानी विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1976 में राजभाषा अधिनियम को निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक लगभग 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है किस वर्ष में सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो देखिए सिंधी भाषा को फर्स्ट पेज में शामिल किया गया था, यानी 1967 ईस्वी में से शामिल किया गया था। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? ये पहले भी प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, वही प्रश्न को दोहराया गया है। तो देखिए हिंदी को जो भाषा का दर्जा प्राप्त है वो राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। राजभाषा का दर्जा इसे प्राप्त है, न कि राष्ट्रभाषा का। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? ये हूबहू 2023 में पूछा गया था, वही प्रश्न को यहाँ समाहित किया गया है।
तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा त्रिपुरा की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है? तो सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? ये 2023 में भी पूछा गया था और 2024 में भी इसे समाहित किया गया है। तो वहाँ की एक बंगाली भाषा है जो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा जो है बोली जाती है, यानी व्यापक रूप से। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। आप लोग इतना देखकर धैर्य बनाकर रखें। प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो देखिए, डोगरी भाषा जो बोली जाती है वो जम्मू कश्मीर की भाषा है डोगरी। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा और यही आंसर माना गया है। तो आज मैंने आपको बिहार स्टेट 2024 के फर्स्ट शिफ्ट यानी पीजीटी 11-12 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न को प्रस्तुत किया। ये 100 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ कमेंट करके हमें बताइएगा। इसी तरह हम आपको ए स्टेट पेपर 1 का सेकेंड शिफ्ट का और ए स्टेट पेपर 2 का सेकेंड शिफ्ट का बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग इसे देखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा। और ये प्रश्न देखने से स्पष्ट होता है कि आपको लगभग 15 प्रश्न जो है दोबारा 2023 से 2024 में उसको पूछ दिया गया है। तो प्रीवियस प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, 2-4 बार बना लीजिएगा ताकि आपके जहन में रह सके। और जितने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उसको भी अच्छे से देखिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो आप लोग 2024 के प्रश्न कितना भी ढूंढे होंगे, बहुत कम देखने को मिला होगा कहीं भी, लेकिन यहाँ हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अब सब जगह हमें लगता है कि चल जाएगा, सभी चैनल वाले इसको आप जो है अपने तरीक़ा से बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रस्तुत कर दिए हैं तो सब जगह हो जाएगा। तो आप लोग इसमें कितना सही किए हैं कमेंट कीजिए। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे 199 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का पाना चाहते हैं तो उसके लिए 99 रुपया आपको पेमेंट करना होगा, लेकिन अभी उसका 2-3 जो टॉपिक है बाकी है। तो लगभग हो सकता है 3 तारीख को तैयार किया जाएगा। तो आप 99 रुपया पेमेंट कीजिएगा और उसको जो है प्राप्त कीजिएगा। अगर BPSC 4.0 का पाना चाहते हैं नोट्स तो इसी नंबर पे 249 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हम आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और व्याकरण, ये सारे टॉपिक जो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इन सारी चीज़ों को आप रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक या प्रैक्टिस सेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम को ज़्यादा जो है हार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली जितना देते हैं तरीके से 2-4 बार पढ़ जाइए, आपका इसी से रिजल्ट हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप हिंदी जंक्शन से जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 2.0 से 3.0 तक 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन हमेशा आपके मार्गदर्शन में भूमिका निभाएगा और आपकी तैयारी को अग्रसर करेगा। तो आप चैनल पे बने रहें इतना देर की, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए नवरात्र चल रहा है तो नवरात्रि की बहुत शुभकामना, और नज़दीक है दशहरा। तो आप लोग पर्व को मनाते हुए तैयारी को जारी रखिएगा और हम आपके समक्ष वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।